हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल रही है? उम्मीद है हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अपने रेगुलर ऑर्डर में पढ़ रहे होंगे और मेरे आने वाले सभी वीडियोस जो आप तक पहुंच रहे हैं उन्हें आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सभी बच्चे इसी प्रकार से ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज बेटा हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर में ही, घर्षण चैप्टर में ही अपने लेक्चर नंबर 3 में है, राइट। आज का बेटा हमारा टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नत समतल पर घर्षण या आनत तल पर घर्षण, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। नत समतल क्या होते हैं, इंक्लाइंड प्लेन क्या होते हैं? जो क्षैतिज से किसी कोण पर झुके हुए होते हैं, ऐसे समतलों को हम लोग कहते हैं नत समतल। जैसे बच्चों के फिसलने का झूला आप लोगों ने देखा होगा, एक एंगल पर झुका होता है, बच्चे पीछे से जाकर उस पर चढ़ते हैं और फिसल जाते हैं। तो ऐसे समतल को हम लोग कहते हैं नत समतल, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जीने की रेप जो बनती है, जीने की रेप भी जिस पर सीढ़ियां ना कटी हों, सीढ़ियां कटने से पहले अगर आप देखिए तो एक स्लोप बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन, नत समतल कहते हैं। जैसे दीवार से लगी हुई कोई सीढ़ी क्या कहलाती है? इंक्लाइंड प्लेन कहलाती है, नत समतल कहलाती है। तो अगर कोई पिंड किसी नत समतल पे रखा हो तो घर्षण कितना कार्य करेगा, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है नत समतल पर घर्षण या घर्षण कोण एवं घर्षण गुणांक में संबंध, राइट। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो नत समतल पर घर्षण या घर्षण कोण एवं घर्षण गुणांक में संबंध, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा टॉपिक। आइए जरा ध्यान दें, ये बेटा कोई नत समतल है और ये नत समतल क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है, ओके। ये इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। एक कोई गुटका है जो इसी नत समतल पे रखा हुआ है। जिस समय ये गुटका यहां पे रखा जाएगा, इस गुटके का भार mg कहां कार्य करेगा? नीचे, राइट। और इस भार के अपोजिट एक प्रतिक्रिया कार्य करेगी r'। क्या कार्य करेगी? r'। यदि इस भार mg को हम परस्पर लंबवत दो घटकों में वियोजित करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो ये कोण अगर थीटा है, इस लाइन को बेटा आगे बढ़ा दें तो ये 90 हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। शीर्षाभिमुख होने के कारण अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये 90 था तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा कैसे हो गया, पता चला सबको। अब अगर mg को हम दो घटकों में वियोजित करेंगे तो ये घटक कहलाएगा mg cos थीटा और ये घटक कहलाएगा mg sin थीटा। क्लियर? mg sin थीटा वो कंपोनेंट है जो इस बॉडी को इस इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे लाने का प्रयास करेगा।
नीचे की ओर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ठीक इसी समय जब ये गुटका नीचे की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा तो इस नत समतल और गुटके के तल के बीच एक घर्षण बल लगेगा जो इसके नीचे आने का विरोध करेगा। तो ये बेटा घर्षण बल लगेगा कितना, Fs। वास्तव में तो ये घर्षण बल इस तल पर लगता है, लेकिन हम बलों के संतुलन को दिखाने के लिए सारे बल एक ही पॉइंट पर लगाते हैं। ओके, अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो सीमांत घर्षण बल Fs और यह अविलंब प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, R का परिणामी क्या है, R डैश। सीमांत घर्षण बल Fs और अविलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी R डैश, R के साथ जो कोण बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सीमांत घर्षण बल Fs और अविलंब प्रतिक्रिया R का जो परिणामी है R डैश, वो R के साथ जो कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये थीटा यहां पर घर्षण कोण का कार्य करेगा। अगर हम चाहें तो इसको थीटा एस से भी डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर ये संतुलन की दशा में है तो संतुलन की दशा में Fs किसको संतुलित करेगा, Fs संतुलित करेगा mg साइन थीटा को, और बेटा R किसको संतुलित करेगा, mg cos थीटा, और R डैश किसको संतुलित करेगा, mg। ये समीकरण नंबर 1 आ गई और ये समीकरण नंबर 2। यदि हम समीकरण 1 को 2 से भाग करें, डिवाइड करें, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये Fs अपान कैपिटल R mg से mg कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा। और चूंकि आप जानते हैं Fs बटे R को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूएस, तो ये आ जाएगा म्यूएस बराबर टेन थीटा। और यदि यहां पर हम थीटा को स्टैटिकल एंगल मान लें, दैट इज थीटा एस, तो हम म्यूएस बराबर टेन थीटा एस भी रिटर्न कर सकते हैं, जहां म्यूएस कहलाता है घर्षण गुणांक और थीटा कहलाता है घर्षण कोण। तो ये संबंध हमारा आ गया घर्षण गुणांक और घर्षण कोण। क्लियर है बेटा सबको? तो किसी नस समतल पर घर्षण कैसे होता है सबको समझ में आया, और साथ में घर्षण कोण और घर्षण गुणांक में रिलेशनशिप क्या होती है, संबंध क्या होता है, सबको क्लियर हो। तो बेटा ये टॉपिक सबको समझ में आए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे किसी लॉन मूवर को खींचना एवं धकेलना। राइट, अगला टॉपिक है हमारा लॉन मूवर को खींचना एवं धकेलना। राइट, किसी लॉन मूवर को खींचना एवं धकेलना। लॉन मूवर जानते हैं? लॉन मूवर कहते हैं जिस एक रोलर होता है जिससे घास काटी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा मैदानों में, उसी को हम लोग कहते हैं लॉन मूवर। या एक लॉन मूवर देखा होगा जिससे क्रिकेट के स्टेडियम में पिच को बराबर किया जाता है, उसको कहते हैं लॉन मूवर। तो किसी भी लॉन मूवर को खींचना आसान है या धकेलना आसान है। यानी अगर किसी लॉन मूवर को हम खींचें तो मेरे लिए इजी पड़ेगा,
सरल पड़ेगा या किसी लॉन मूवर को हम धकेलें तो मेरे लिए इजी पड़ेगा। तो किसी भी लॉन मूवर को खींचना एवं धकेलना, तो दोनों काम बेटा हम करेंगे और फिर चेक करेंगे कि किस प्रोसेस को करने में मुझे आसानी होती है। तो सबसे पहला हमारा है खींचना। सबसे पहले हम लॉन मूवर को खींचेंगे और खींचने पर देखेंगे क्या कंडीशन आती है। ओके, देखो बेटा ध्यान दो, ये लॉन मूवर का पहिया है और ये कोई रुक्ष क्षैतिज समतल है, खुरदरा क्षैतिज समतल है। मैंने क्या किया, इस लॉन मूवर का भार mg कहां कार्य करेगा, नीचे की ओर, और इस भार की प्रतिक्रिया को क्या मान लेते हैं, R1, जो कहां कार्य करती है, ऊपर की ओर। अगर हम इस लॉन मूवर को कितना बल लगाकर खींचे, F बल लगाकर इसको खींचे, और ये F बल ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे लगाया जा रहा है, यानी यूं ऐसे हमें खींचना है, ऐसे लॉन मूवर को खींचना है। तो वर्टिकल से हमने थीटा एंगल पर फोर्स लगाया। जब लॉन मूवर को आप ऐसे खींचेंगे तो ये लॉन मूवर इस प्रकार से रोटेट करेगा और आगे बढ़ेगा। जब ये लॉन मूवर आगे बढ़ेगा तो इस लॉन मूवर पर एक घर्षण बल Fs गति की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अब चूंकि बल हम F थीटा डिग्री पर इस दिशा में लगा रहे हैं और लॉन मूवर तो इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, लॉन मूवर इस दिशा में चलेगा। इसका मतलब है हमारे इस बल का कोई एक कंपोनेंट होगा, कोई एक घटक होगा जो इस लॉन मूवर को इस दिशा में मूव करा रहा होगा, आगे बढ़ा रहा होगा। तो यदि बेटा हम इस F को दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, दो कंपोनेंट में इसको हम डिवाइड करें तो ये कहलाएगा F साइन थीटा और ये कहलाएगा F कॉस थीटा। चूंकि वर्टिकल से एंगल थीटा है इसलिए हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिखेंगे F cos 90 माइनस थीटा तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और इसको जब हम लिखेंगे F sin 90 माइनस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, F cos थीटा हो जाएगा। तो अब अगर बेटा आप देखिए R1 और F cos थीटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं और mg कहां कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लियर। तो अगर हम संतुलन की दशा में लें तो क्या होगा, संतुलन की दशा में जो R1 प्लस F cos थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा, mg को। तो अगर हम R1 की वैल्यू निकालें तो mg माइनस F cos थीटा, ये R1 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर, यानी प्रतिक्रिया बल निकल आएगा। कंफर्म है सबको। अब बेटा अगर हम इस घर्षण बल का मान निकालें कि जिस समय हम लॉन मूवर को खींच रहे हैं उस समय रोलर के पहिए और उस समतल के बीच घर्षण कितना कार्य कर रहा है, Fs। तो चूंकि आप जानते हैं Fs बराबर होता है म्यूनस R, लेकिन हम R की जगह पर क्या लिखेंगे, R1, दैट इज इस समय घर्षण बल हो जाएगा म्यूनस और R1 की जगह पर हो जाएगा माइनस mg माइनस F cos थीटा। इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जिस समय हम किसी रोलर को खींच रहे हैं उस समय रोलर और उस क्षैतिज समतल के बीच लगने वाला घर्षण बल Fs बराबर म्यूनस
in bracket mg minus f cos theta. It is your question number first. Is it right? सबको समझ में? दूसरी कंडीशन है मेरी धकेलने की, तो इसको बेटा हम यहीं पे एक बॉक्स में लिख करके छोड़ रहे हैं और दूसरी कंडीशन पे हम आएंगे और दूसरी कंडीशन है हमारी धकेलने की, राइट? दूसरी कंडीशन है धकेलने की। ये हमारा रोलर का पहिया है, ये रुक्ष क्षैतिज समतल है, इसका भार बेटा mg कहां कार्य करेगा? नीचे की। इस बार हम क्या करेंगे, ये बल F खींचने की बजाय ये बल F इसको धकेलेगा, यानी इस बार हम यूं नहीं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, उसको आगे की तरफ ऐसे धकेलेंगे। जब बेटा इसको आप आगे की तरफ धकेलेंगे तो कितना थीटा डिग्री पर F फोर्स लगा रहे हैं? इस दिशा में, इस दिशा में थीटा फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब देखिए, तो जब आप उसको इस तरीके से धकेलेंगे तो इस बार रोलर का पहिया इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे घूमेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो घर्षण बल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कितना? Fs। अब इस रोलर के पहिए को आगे की ओर कौन बढ़ा रहा है? इस दिशा में। तो इसके लिए हमें इस बल F को कितने कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा? 2। तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? F sin थीटा, और ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? F cos थीटा। और प्रतिक्रिया इस समय हम कितनी मान में कार्य कर रही है? R2। प्रतिक्रिया कितनी कार्य कर रही है? R2। तो अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में F sin थीटा इसको आगे बढ़ाएगा और संतुलन की दशा में R2 को कौन बैलेंस करेगा? अब बेटा R2 को बैलेंस करेगा mg प्लस F cos थीटा। तो R2 बराबर हो जाएगा mg प्लस F cos थीटा, क्योंकि ये दोनों बल सेम डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों बल सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे और संतुलित करेगा इनको। रोलर और रुक्ष क्षैतिज समतल के बीच घर्षण बल कितना लगेगा? Fs बराबर म्यूएस R2। तो Fs बराबर म्यूएस R2 का मान हो जाएगा mg प्लस F cos थीटा। यानी इस समय जो हमारा घर्षण है वो आ जाएगा Fs बराबर म्यूएस mg प्लस F cos थीटा। और पहली कंडीशन में आया था Fs बराबर म्यूएस mg माइनस F cos थीटा। तो घर्षण बल पहली कंडीशन में ज्यादा लग रहा था कि दूसरी कंडीशन में? पहली कंडीशन में बेटा यहां माइनस सिंबल था, दैट इज घर्षण बल कम लग रहा था। और दूसरी कंडीशन में यहां mg प्लस F cos थीटा है, यानी इसका मान ज्यादा हो गया, तो घर्षण बल ज्यादा है। इसका मतलब रोलर को खींचते समय घर्षण बल कम लगता है और धकेलते समय ज्यादा लगता है। तो अगर खींचते समय घर्षण बल ज्यादा लगेगा तो हमें काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। खींचते समय घर्षण बल कम लगेगा तो हमें काम भी कम करना पड़ेगा, और धकेलते समय घर्षण बल ज्यादा लगेगा तो मुझे काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब खींचना हमारे लिए ज्यादा सरल है अपेक्षाकृत धकेलने। तो क्वेश्चन आता है, सिद्ध करो, स्पष्ट करो, किसी लाल मोवर को खींचने की अपेक्षा धकेलना कठिन है या धकेलने की अपेक्षा खींचना सरल है। तो खींचना क्यों सरल है? क्योंकि खींचते समय घर्षण बल कम लगता है और हमें भी बल घर्षण के विरुद्ध कम लगाना पड़ता है। तो किसी लाल मोवर को खींचने और धकेलने की परिस्थिति सब बच्चों को क्लियर हो गई। दोनों ही केसेस बेटा सबको समझ में आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे घर्षण से लाभ और घर्षण से हानि, यानी घर्षण के कुछ सकारात्मक पक्षों पर चर्चा करेंगे और कुछ नकारात्मक पक्षों पर चर्चा करेंगे।
पहले हम लोग चर्चा करते हैं घर्षण के सकारात्मक पक्षों पर, यानी घर्षण से लाभ क्या है। अगर पृथ्वी और किसी दीवार से खड़ी सीढ़ी के बीच घर्षण बल ना लगता तो क्या कोई सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी की जा सकती थी? सीढ़ी तुरंत फिसल जाती। अब यहां पर घर्षण का होना आवश्यक है। किसी पेन से जब हम कागज पर लिखते हैं, अगर कागज और पेन के बीच घर्षण बल कार्य ना करे तो क्या पेन भी कागज पर आप अपने तरीके से चला पाएंगे? पेन फिसलने लगे और हम अच्छा लेख नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यहां घर्षण की जरूरत है, घर्षण की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पृथ्वी पर चल पाते हैं तो केवल घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। अगर पैरों के जो फीट्स होते हैं, तलवे, उनके और धरातल के बीच घर्षण बल कार्य ना करे तो क्या आप जमीन पर चल सकते हैं? नहीं चल पाएंगे। तो बेटा इन परिस्थितियों में घर्षण बल हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। किंतु घर्षण से कई नुकसान भी हैं, कई हानियां भी हैं। जैसे जब भी कोई मशीन चलती है तो उसके पुर्जे रगड़ते हैं, उनमें घर्षण होता है और घर्षण के कारण वो पुर्जे रगड़ रगड़ कर जल्दी ही घिस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अतः हमें दूसरा पुर्जा लगाना पड़ जाता है। अब यहां पर घर्षण हमारे लिए नुकसानदायक। घर्षण बल के विरुद्ध किसी भी मशीन को या कर्ता को अपनी पर्याप्त एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, पर्याप्त ऊर्जा का लॉस करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर घर्षण हमारे लिए हानिकारक है। क्लियर? समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर घर्षण हमारे लिए बेनिफिशियल है और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर घर्षण हमारे लिए हार्मफुल है, नहीं नुकसानदायक है। तो घर्षण से लाभ भी हैं और घर्षण से हानि। ओके, अब आते हैं घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। घर्षण को कम करने के उपाय क्या है? तो घर्षण को कम करने का सबसे पहला उपाय है लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करके, स्नेहकों का प्रयोग करके, यानी चिकने पदार्थों का इस्तेमाल करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। ग्रीस लगा दिया जाए, मोबिल ऑयल डाल दिया जाए, तमाम चिकने तेल होते हैं जिनको डाल दिया जाए, तो इससे घर्षण का मान कुछ कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ऐसे पृष्ठों का निर्माण किया जाए जो बहुत चिकने पृष्ठ हो, प्लेन सर्फेसेस हो, उनपे घर्षण बल कम लगता है। तो पॉलिश कर दी जाए अगर किसी पृष्ठ पे तो फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो पॉलिश करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। बाल बेरिंग का इस्तेमाल करके, देखा होगा एक बेरिंग बना दी जाती है। बेरिंग दो फ्रेम होते हैं जिनके बीच में छल्ले डाल दिए जाते हैं, वहां पे भी घर्षण बल कम हो जाता है। बाल बेरिंग की शेप आपने देखी हो अगर कभी, तो इस तरीके से बाल बेरिंग की शेप होती है। दो छल्ले होते हैं जिनके बीच छल्ले पड़े रहते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर घूम जाते हैं। जैसे देखा होगा एक खिलौना होता है बच्चों का जो उसको उंगली में डालकर घुमाते हैं, स्पिनर जिसको आप लोग कहते हैं। तो स्पिनर में छोटी छोटी बेरिंग्स पड़ी होती हैं जिनको हम बाल बेरिंग्स कहते हैं। उन्हीं बाल बेरिंग्स की हेल्प से वो स्पिनर काफी देर तक घूमता रहता है क्योंकि घर्षण बल बहुत कम कार्य करता है। राइट? तो इस प्रकार से बेटा आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, आज का लेक्चर भी समाप्त हो जाता है। उम्मीद है सभी बच्चों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सारे बच्चे अच्छे से इस वीडियो को बार बार देखकर इसको स्टडी करें अपनी और अपने नोट्स तैयार करें। राइट? तो इस प्रकार से हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।